जरा सोचिए, अगर अंग्रेज कभी भारत आए ही ना होते, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, वो 200 साल का औपनिवेशिक शासन नहीं, आज हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति, हमारी संस्कृति वो कैसी दिखती? चलिए आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों के जरिए ना भारत के एक वैकल्पिक इतिहास की थोड़ी गहराई में जाते हैं, एक गहन पड़ताल करते हैं। हाँ, ये दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि 1750 के बाद भारत का रास्ता क्या होता अगर ब्रिटिश हस्तक्षेप ना होता। हाँ, और इस वैकल्पिक इतिहास को समझने के लिए ना ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अंग्रेज आए कैसे और कब। मतलब 1600 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ व्यापारी थी। बिल्कुल, व्यापारी बनकर ही आए थे। हाँ, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक और सैनिक दबदबा बढ़ाया और फिर 1857 का वो जो विद्रोह हुआ। हाँ, गदर के बाद। उसके बाद तो ब्रिटिश क्राउन ने सीधा शासन ही शुरू कर दिया भारत पर। हाँ, उन्होंने रेलवे का जाल बिछाया, ठीक है, लेकिन भारी टैक्स लगाए, यहाँ के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली लागू कर दी। सही। तो अब ये जो स्रोत सामग्री है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अगर ये सब ना हुआ होता तो तस्वीर क्या होती। ये वाकई एक दिलचस्प विचार मंथन है। बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जैसा इन दस्तावेजों में जिक्र है, भारत शायद दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहता। हाँ, मुमकिन है। जैसा कि वो 1700 के दशक के आसपास था भी। हमारे जो स्थानीय उद्योग थे, खासकर कपड़ा उद्योग, जिसके ढाका मलमल या सूरत के सिल्क की तो दुनिया भर में धूम थी। हाँ, वो तो था। वो शायद और भी फलता फूलता। और यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो ये स्रोत सामने रखते हैं। क्या? वो है लगभग 45 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति का अनुमानित नुकसान। 45 ट्रिलियन? हाँ, सोचिए आज के भारत के लिए ये रकम कितनी बड़ी है। और ये वो दौलत है जो शायद देश में ही रहती, यही निवेश होती। ये आर्थिक तस्वीर तो वाकई काफी अच्छी लग रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो विश्लेषण है वो एक ज्यादा जटिल संभावना दिखाता है। कैसे? एक बड़ा सवाल जो ये सामग्री उठाती है वो ये है कि क्या कोई साझा दुश्मन मतलब अंग्रेज न होने पर भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो पाता? अच्छा, हाँ, ये एक अहम सवाल है। या फिर जैसा कि उस दौर में हो भी रहा था, मराठा साम्राज्य था, सिख साम्राज्य, मैसूर राज्य, ये सब शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतें थीं। हाँ, वो तो मजबूत हो ही रही थी। तो क्या ये और मजबूत होती? यहाँ तक कि एक तर्क ये भी दिया गया है कि भारत शायद यूरोप की तरह कई क्षेत्रीय शक्तियों में बट जाता। ओह। हाँ, हर एक की अपनी संप्रभुता, अपने हित। तो ये जो अखंड भारत की अवधारणा है ना, जिसे हम आज शायद स्वाभाविक मानते हैं, ये उसे ही चुनौती देता है। हाँ, और ये बंटवारे वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है, खासकर जब हम देखते हैं कि स्रोत भाषा और शिक्षा पर भी एक अलग रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तस्वीर शायद बहुत अलग होती। बिल्कुल। हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणालियां थी, जैसे नालंदा या तक्षशिला की परंपरा, हो सकता है वो समय के साथ स्वाभाविक रूप से आधुनिक रूप लेती, बिना पश्चिमी मॉडल थोपे जाने के। हाँ, अपने तरीके से विकसित होती। और संस्कृत, तमिल, फारसी, उर्दू जैसी जो हमारी अपनी भाषाएं थीं, वो प्रशासन, शिक्षा, रोजमर्रा की जिंदगी में शायद वही प्रमुख बनी रहती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि यही सामग्री एक और पहलू पर भी सोचने को कहती है। क्या अंग्रेजी जैसी एक कॉमन लिंक भाषा, संपर्क भाषा, उसके बिना इन अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के बीच संवाद और एकता उतनी मजबूत हो पाती? ये भी सोचने वाली बात है। और क्या बाहरी विचारों और तकनीकों का जो प्रवाह था वो कुछ धीमा पड़ जाता, जिससे आधुनिकीकरण की रफ्तार पर असर पड़ता? मतलब आधुनिकीकरण होता, पर शायद धीरे। हाँ, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं, लेकिन उसका स्वरूप और गति शायद अलग होती। पर यह जरूर है कि हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो शायद ज्यादा गहरी और अटूट रहती। और फिर सवाल आता है वैश्विक मंच पर भारत के स्थान का। आपके नोट्स में भी इस बात पर जोर है कि क्या भारत अपने इतने विशाल प्राकृतिक संसाधनों, इतनी बड़ी आबादी और अपनी महत्वपूर्ण भू रणनीतिक स्थिति के बल पर एक प्रमुख विश्व शक्ति बन सकता था, शायद अंग्रेजों के बिना भी। देखिए, ये सामग्री हमें जापान और चीन जैसे देशों के उदाहरणों पर सोचने को कहती है। अच्छा। इन देशों ने पश्चिमी शक्तियों के साथ संघर्ष भी किया, उनसे सीखा भी, लेकिन वो पूरी तरह उपनिवेश नहीं बने। उन्होंने अपने तरीके से आधुनिकीकरण किया। हाँ, ये सही है। तो सवाल उठता है, क्या भारत भी अपनी आंतरिक क्षमताओं और शायद कुछ बाहरी शक्तियों के साथ रणनीतिक समझौतों के जरिए ऐसा ही कोई रास्ता अपना सकता था? ये बाहरी प्रभाव बनाम आंतरिक शक्ति के संतुलन का एक बहुत ही पेचीदा सवाल है
इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। तो अगर हम इन स्रोतों के आधार पर एक मोटी-मोटी तस्वीर बनाने की कोशिश करें, तो बिना ब्रिटिश शासन वाला भारत शायद आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध होता, हाँ, लगता तो है। सांस्कृतिक रूप से अपनी पहचान के ज्यादा करीब होता, लेकिन राजनीतिक रूप से शायद उतना एकीकृत ना होता जितना आज है। ये संभव है। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर अपनी गति से दुनिया में अपना मुकाम बनाता। ये विचार वाकई हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। और अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति के इन बड़े सवालों से परे एक सोचने वाली बात ये भी है कि उस वैकल्पिक भारत में एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, सामाजिक ताना-बाना और जो व्यक्तिगत पहचान होती है वो आज से कितनी अलग होती। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है।